कैंपस के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट मंथ बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होने वाला है और जुलाई में बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। इसको देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं मैं लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चन में जो सबसे पहला है नंबर वो है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी बंबई में, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ में और ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। इसका आंसर है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था और इस मदरसा को वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था 1780 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ही प्रोबेबली हो सकता है कि ये आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे। दूसरा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से। तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से रहा है और ये सैडलर जो माइकल सैडलर थे ये लंदन के लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और 1917 में ये उच्च शिक्षा से संबंधित एक आयोग के अध्यक्ष बनकर आए थे जिसमें 7 मेंबर थे और इसमें भारत के 2 मेंबर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जयाउद्दीन अहमद शामिल थे। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय पर से थोड़ा लोड को कम किया जाए क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे और सैडलर आयोग के रिकमेंडेशन पर ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए कि सैडलर आयोग की सिफारिश पर ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सैडलर आयोग ने 10+2+3 की मतलब उसका रिकमेंडेशन किया था शिक्षा के क्षेत्र में और टीचर्स के लिए जो है टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कॉलेजेस की उसने रिकमेंडेशन की थी गवर्नमेंट से, है ना। तो सैडलर आयोग 1917 में आया था। इसमें 7 मेंबर थे, 2 इंडियन थे, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इसको आप याद रखेंगे, लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे, है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो गुलामगिरी के जो लेखक थे वो ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले ने 1873 में ये पुस्तक लिखी थी और इस किताब को उन्होंने अमेरिका में जो दास प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन चला था ना, अमेरिका में जो दास प्रथा को समाप्त किया गया था उसको ध्यान में रखते हुए किताब लिखा गया था और अमेरिका के दास जो लोग थे, है ना, उनको ये किताब उन्होंने समर्पित किया था। और ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़ा नाम है समाज सुधार के क्षेत्र में। भारत में जो निम्न जाति की जो दुर्दशा थी, है ना, उस पर इन्होंने बहुत मतलब काम किया और बहुत सारी इनकी किताबें हैं, है ना। तो उन किताबों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये किताब 1873 में पब्लिश हुई थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, है ना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन है आपका कि मैडम एसपी ब्लॉटस्की है, राजा राम मोहन राय है, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद है। तो आप देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में की गई थी, है ना, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में इसको मैडम एसपी ब्लॉटस्की ने और कर्नल ऑलकॉट ने, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, 2 लोगों ने मिलकर की थी, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावेटस्की। नाम थोड़ा कठिन है, आप इसको देख लेंगे, है ना। और भारत में जो है ना इसकी जो संस्था है वो चेन्नई के पास एक जगह अडियार, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में एनी बेसेंट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली धर्म के क्षेत्र में काम करती थी। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी जब भारत आई तो इसने भारत में उपनिषद और वेदों का प्रचार प्रसार किया, है ना। वैसे थियोसॉफिकल का मतलब आप जान लीजिए ब्रह्म समाज होता है, मतलब ब्रह्म समाज मतलब धर्म से संबंधित एक समाज रहा, है ना, जिसका जो मेन पर्पस था वो था भारत के प्राचीन संस्कृति और धर्म के अध्ययन को पुनर्जीवित करना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से आप 3 नाम याद रखेंगे। एक तो मैडम जो ब्लॉटस्की है, कर्नल ऑलकॉट है, और भारत में अगर इनका नाम लिया जाए तो भारत में जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है श्रीमती एनी बेसेंट का, है ना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, लेकिन भारत में इसकी स्थापना अडयार चेन्नई के पास की गई थी। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ना, कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन हैं, BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। ज्यादातर बच्चे गलती कर सकते हैं कि वो तो अम्बेडकर या गांधी में से किसी को टिक आउट कर दे, लेकिन इसके आंसर फ्रेंड्स बाल गंगाधर
तिलक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी कि अगर भगवान छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के साथ खेला गया है, तो आप इसे ध्यान देंगे कि बाल गंगाधर तिलक ही इसका आंसर है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, तो वह साल कौन सा था? कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, तो वह साल कौन सा था? इसमें 4 ऑप्शन है, 1909, 1916, 1931 और 1932। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ क्या होता है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया है ना सांप्रदायिक आधार पर, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ने किया। अंग्रेजों के दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि कैसे भी कर हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दिया जाए। तो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है ना। कहने का तो रिफॉर्म है लेकिन वो रिफॉर्म था नहीं, उससे भारतीय समाज को बहुत नुकसान हुआ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया और उसमें यह कहा गया कि मुसलमानों को हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि एक ही एरिया में, मतलब एक ही जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें हिंदुओं के लिए अलग नेता खड़ा होगा और मुसलमानों के लिए अलग नेता खड़ा होगा। तो शुरुआत में तो कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर था कि ऐसे करने से समाज में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल सकते हैं और समाज धार्मिक आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का सामना करेगा। लेकिन 1916 में पता नहीं कांग्रेस को क्या सूझी और उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया और 1916 में पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है ना। इस बात से राजेंद्र बाबू बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने ये बात लिखी है कि पाकिस्तान 1947 में नहीं बल्कि 1916 में ही बना। जब कांग्रेस की एक ऐतिहासिक गलती कि उसने पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया और आगे चलकर आप देखिए जो बीज था जो 1947 में विभाजन का रूप लिया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार किया? 1916 में किया। लेकिन ये लाया कब गया था? 1909 में लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, है ना। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन जो है वो लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसमें 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर अगर आपके मन में है तो आप इसे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपने मन में इसे रखें, है ना, कि आपका आंसर सही या नहीं। इसका आंसर दोस्तों अबुल कलाम आजाद है। अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ बातें आपको हम बता देते हैं। वैसे आप इसको पढ़े होंगे इस नाम को, कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, विभाजन का विरोध किए थे। 1923 में जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। उसमें सबसे युवा अध्यक्ष जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे 1923 में। ठीक है, तो आपसे अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही नाम लेना है। 1940 से लेकर 1946 तक, ध्यान देंगे डेट, ये जो साल है आपका, 1940 से लेकर 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, है ना। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, लगातार 6 साल। और सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, है ना। तो आप इस नाम को भी ध्यान में रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चितरंजन दास, एस एन बनर्जी, मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हकीम अजमल खान। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है चितरंजन दास। चितरंजन दास 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के एक धड़े ने डिसाइड किया कि उन्हें चुनाव लड़ना है ना। कांग्रेस बट गई इस बात पर, क्योंकि एक ग्रुप कह रहा था कि वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे और एक ग्रुप जो कह रहा था वो कह रहा था कि कांग्रेस चुनाव में भाग लेगी। तो जो चुनाव में भाग लेना चाहती थी उसे प्रो चेंजर कहा गया, है ना, प्रो चेंजर या परिवर्तनवादी। तो आप देखेंगे कि इनमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का था और विट्ठल भाई पटेल का आता है। तो कांग्रेस का वह धड़ा जो कांग्रेस के भीतर ही रहकर असेंबली का चुनाव लड़ना चाहते थे, है ना, वो चेंजर कहलाए। और इसी अधिवेशन में डिसाइड हुआ था स्वराज पार्टी बनाने का। ठीक है, स्वराज पार्टी पर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन अभी आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना का जो निर्णय है वो 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में लिया गया था और इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास कर रहे थे। ठीक है, और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, है ना। तो एक नाम इसमें है नलिनी सेनगुप्ता है, सरोजनी नायडू है, एनी बेसेंट है और कादम्बरी बोस है। फ्रेंड्स, इसमें एक थोड़ा ऑप्शंस के साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे इसमें सरोजनी नायडू लगा सकते हैं और एनी बेसेंट लगा सकते हैं। इसका सही आंसर एनी बेसेंट है, क्योंकि अगर प्रथम महिला अध्यक्षा पूछे तो एनी बेसेंट का नाम लेना है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू का नाम लेना है, जो उन्होंने कानपुर अधिवेशन में किया था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। तो अगर पहली महिला अध्यक्षा पूछे तो एनी बेसेंट का नाम लेना है, और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्षा पूछे तो आपको सरोजनी नायडू का नाम लेना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दोस्तों, इसमें थोड़ा ऑप्शन को लेकर प्रॉब्लम है कि पटना और बांकीपुर, है ना। भागलपुर, पटना, रांची और बांकीपुर, ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और बीपीएससी की अवस्थिति तो आप जानते ही हैं, है ना। बीपीएससी ऑप्शन के साथ कितना खिलवाड़ करता है और कई बार तो इसके प्रश्न जो है कोर्ट का चक्कर तक लगा लेते हैं। ऑप्शन में आप देख रहे हैं भागलपुर, पटना, रांची और बांकीपुर है। तो आप तो जानते हैं कि बांकीपुर को आजकल पटना कहा जाता है, लेकिन यह अधिवेशन इतिहास में बांकीपुर के अधिवेशन के नाम से फेमस है। और इसकी अध्यक्षता आर.एस. मुधोलकर साहब ने की, है ना। आर.एस. मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। नाम याद रखेंगे, R.S. मुधोलकर। इसमें पटना और बांकीपुर दोनों ऑप्शन में, लेकिन आपको बता देते कि जिस समय अधिवेशन हुआ था वो पटना अधिवेशन के नाम से नहीं बल्कि बांकीपुर अधिवेशन के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप इसका आंसर अगर लगाना चाहें तो बांकीपुर अधिवेशन लगाएंगे, पटना अधिवेशन नहीं, है ना। बीपीएससी ने ऑप्शन के साथ थोड़ा खेल कर दिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था। अभी हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ है वो 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में, है ना। इसी समझौते में जो है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस डिमांड को स्वीकार कर लिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली की डिमांड को स्वीकार किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में टूटी हुई थी वो जुड़कर एक हो गई। इसी अधिवेशन में गांधी जी की प्रथम बार मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो बिहार के थे वो गांधी जी को मनाने चंपारण सत्याग्रह के लिए मनाने लखनऊ पहुंचे थे, है ना। तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था वो कई कारणों से बड़ा प्रसिद्ध रहा। और अगर आप जानना चाहें तो आपको बता देते हैं कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, है ना। अंबिका चरण मजुमदार, इस नाम को याद रखेंगे। अंबिका चरण मजुमदार ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का एक होना, है ना, राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात होना, ये सब उसी अधिवेशन में हुआ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आप इसे ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस के अलावा भी मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, आप उसे ध्यान में रखेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, है ना, तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊं तो आपको उसका लाभ जरूर मिले। एडीओ और बीपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसको देखते हुए मैं ये सेगमेंट लेकर आया हूँ। आप पूरा सपोर्ट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।